नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों साहित्य, काव्य शास्त्र व व्याकरण का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन पढ़ रही थी क्रिया, परंतु उससे पहले वही दो शब्द। तो आज आपके सामने शब्द हैं। पहला शब्द है एजेंडा। क्या होता है एजेंडा? आप लगभग ये शब्द सुनते हैं जब भी कोई पार्टी बनती है या कोई भी पार्टी इलेक्शन में भाग लेती है तो वो अपना एक एजेंडा तैयार करती है। तो उसे क्या कहा जाता है? कार्यसूची कहा जाता है। ये एक ऐसा शब्द है जो सामान्यतः नकारात्मक के रूप में प्रयोग में लेते हैं अपन लोग कि इसने क्या एजेंडा किया है, इसने क्या एजेंडा बनाया है। परंतु ये है वो एक सामान्यतः प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, जिसमें कोई भी पार्टी है वो चुनाव करेगी, चुनाव करवाएगी। उस समय वो अपनी कार्यसूची जारी करेगी कि हम अगर जीतते हैं, अगर सत्ता में आते हैं तो हम इस प्रकार से कार्य करेंगे। उसके बाद दूसरा शब्द है आपके सामने एग्रेरियन। एग्रेरियन। अब एग्रेरियन क्या होता है? एग्रेरियन देखिए, अपन एग्रो सामान्यतः कृषि को कहते हैं। तो जो भी कृषि भूमि से संबंधित कुछ भी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एग्रेरियन कहते हैं। कृषि भूमि संबंधी, कृषि भूमि से संबंधित कुछ भी होता है उसे अपन एग्रेरियन कह देंगे। तो अब अपन बढ़ते हैं अगले शब्दों की तरफ, राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी में आपके पास शब्द है एक अड़ंगो। अड़ंगो क्या होता है? देखिए, किसी भी कार्य को अपन करने जा रहे हैं और उसमें यदि विघ्न आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? अड़ंगो कहते हैं। कोई अड़चन आ जाती है तो उसे क्या कहेंगे? अड़ंगो। यानी उसने अड़ंगा डाल दिया, उसने बाधा डाल दी, काम पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए ये होता है अड़ंगो। और उसके बाद अपन अंतिम शब्द की बात करते हैं। तो एक शब्द आता है अरगनी। अब अरगनी क्या होती है? अरगनी सामान्यतः वो शब्द है जिसे काफी लोग बिलगनी भी बोलते हैं। तो ये होती है कपड़े लटकाने की रस्सी। कपड़े लटकाने की रस्सी को ही राजस्थानी में अरगनी बोलते हैं। ये भी एक ऐसा शब्द है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में है। कुछ जगहों पर इसे तनी बोला जाता है, कुछ जगहों पर इसे बिलगनी बोला जाता है। और सामान्यतः यदि राजस्थानी भाषा जहां बोली जाती है तो वहां पर अरगनी बोला जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपनी मुख्य क्लास की तरफ। तो पहला शब्द तो आपके पास सामने है, आपके सामने है एजेंडा, जिसका मतलब कार्यसूची। और उसके बाद एग्रेरियन यानी कृषि भूमि संबंधी, अड़ंगो अड़चन या बाधा, और उसके बाद अरगनी यानी कपड़े लटकाने की रस्सी। तो यहां पर अपनों ने वही दो शब्द देखे। अब अपन बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। और अपनी मेन क्लास में मेन टॉपिक चल रहा था क्रिया। और क्रिया में अपनों ने जो भविष्यकालिक क्रिया है उससे संबंधित एक नियम कल की क्लास में देखा था। कौन सा नियम देखा था? कि सामान्यतः जब अपूर्ण वर्तमान कालीन कोई क्रिया होती है और उसके साथ समय सूचक शब्द दे दिया जाता है तो वहां पर फिर वो जो क्रिया होती है वो किस में चली जाती है? संभाव्य भविष्य में चली जाती है। कौन सा? अपूर्ण वर्तमान क्रिया का कोई वाक्य यदि समय सूचक शब्द उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो वो किस में चला जाएगा? संभाव्य भविष्य में चला जाएगा। ये चीज कल अपनों ने देखी थी। यहां पर मैं आपके सामने एक वाक्य लिखती हूं और वाक्य आपके सामने कुछ ये है कि यदि तुम पढ़ते तो अवश्य सफल होते। आप सोचकर कमेंट करिए कि ये वाक्य कौन से काल का है। यदि तुम पढ़ते तो अवश्य सफल होते। हाँ, इसका जवाब
अब अपन इस वाक्य को समझते हैं कि यदि तुम पढ़ते, पढ़ते का मतलब पहले, तो तुम अवश्य सफल हो जाते। यानी कोई भी लड़का है जो असफल हो चुका है, तो असफलता के बाद उसे सीख दी जा रही है कि यदि तुम पढ़ते, यानी यदि तुम मेहनत करते पहले, तो तुम सफल भी हो जाते। तो जाहिर सी बात है कि ये क्रिया भूतकाल में हो रही है। अब भूतकाल में भी शर्त दी गई है, कारण के साथ कार्य पूरा हो रहा है, तो इसलिए वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया वहां पर मानी जाएगी। ये अपन पढ़ चुके हैं, ये अपन देख चुके हैं। अब आपके सामने यही वाक्य है इस प्रकार से, यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे। अब ये वाक्य है कि यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अब ये वाक्य है, तो इसमें कैसी स्थिति प्रकट हो रही है? इसमें कि पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, यानी अब बाद की स्थिति है। ये न तो पास्ट की है न प्रेजेंट की है, ये फ्यूचर की कंडीशन बताई जा रही है। तो यहां पर जब भविष्य की बात कही जा रही है और वो भी शर्त के साथ, कारण के साथ कही जा रही है, तो हालांकि अपनों ने हेतु हेतुमद नाम से कोई भी प्रकार नहीं पढ़ा है, परंतु फिर भी यहां पर हेतु हेतु मद भविष्यकालिक क्रिया मान ली जाएगी। भविष्यकालिक क्रिया मान ली जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यदि हेतुमद भूतकालिक क्रिया का कोई वाक्य उसी प्रकार से भविष्य काल का सूचक हो या भविष्य काल से संबंधित विशेषता प्रकट करे, तो वहां पर हेतु हेतुमद भविष्य मान लिया जाएगा। ये नहीं हो कि भाई हेतु हेतुमद भविष्य तो करवाया नहीं क्लास में, इसका मतलब ऐसा कोई भेद ही नहीं होता है, तो आप वहां पर प्रश्न खाली छोड़ोगे नहीं। आपको एग्जामिनर के अनुसार उसका जवाब देना है, और एग्जामिनर के दिमाग के अनुसार यदि आप जवाब दे रहे हो तो इसमें हेतु हेतुमद भविष्य ही होगा, क्योंकि कारण के साथ भविष्य की बात कही जा रही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इससे संबंधित एक दो उदाहरण और देखते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, तो यहां पर अपनों ने क्या देखा? हेतु हेतुमद भूत और हेतु हेतुमद भविष्य। तो इसी से संबंधित वाक्य, पहले तो आप नोट लगाकर लिख लीजिए, नोट लगाकर लिख लीजिए कि सामान्यतः यदि किसी वाक्य में हेतु हेतुमद भूतकालिक क्रिया के घटित होने का समय भविष्य का सूचक हो, तो वहां हेतु हेतु मद भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। ये यदि किसी वाक्य में हेतु हेतुमद भूतकालिक हो, क्योंकि ये अपन पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हेतु हेतुमद भूतकालिक क्रिया का वाक्य है, परंतु उसके घटित होने का समय कहाँ है?
भविष्य है, तब वहां पर कौन सा हेतु हेतुमद भूत की जगह कौन सी हो जाएगी, हेतु हेतुमद भविष्यत क्रिया हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको बाद में लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन पढ़ते हैं इससे संबंधित 2-4 वाक्य। इसमें इस प्रकार से भी वाक्य, जैसे अपनों ने पहले देखा था ना कि यदि बरसात होती तो फसल अच्छी होती, तो उसी वाक्य को अपन भविष्य में भी दे सकते हैं। यदि बरसात अच्छी होती तो ये इन पास्ट चला जाएगा, होगी तो निश्चित फसल अच्छी होगी, कि यदि बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। ये कब की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। तो इसमें कौन सा काल माना जाएगा, हेतु हेतुमद भविष्यत काल माना जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले वाक्य की। तो यदि वह बाजार जाता तो बाजार जाएगा, यदि वह बाजार जाएगा तो दूध ले आएगा। ये लो, ये भी किस में जाएगा, हेतु हेतुमद भविष्य में जाएगा। उसी प्रकार से यदि वह ध्यान लगाती तो सिलाई का काम सीख जाती। बताइए कौन सा का, लगाती भूतकालिक क्रिया चल रही है और अपन क्या पढ़ रहे हैं, भविष्यकालिक। तो इसको अपन क्या लिखे तब ये भविष्यत का बनेगा। यहां पर अपन लिखेंगे कि यदि वह ध्यान लगाएगी तो सिलाई का काम सीख जाएगी। अब यहां पर भी जाएगी आएगा। ये लो, अब ये वाक्य सही माना जाएगा, यानी अब ये सभी के सभी वाक्य कौन सी क्रिया के हैं, हेतु हेतुमद भविष्यत कालिक क्रिया के हैं। यदि बरसात अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वह बाजार जाएगा तो दूध लेकर आएगा, और यदि वह ध्यान लगाएगी तो सिलाई का काम है सीख जाएगी। इस प्रकार से ये सारे के सारे वाक्य किसकी तरफ संकेत करें, हेतु हेतुमद भविष्यत का। और यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि इसी के साथ काल के आधार पर भी क्रिया के भेद आपके पूर्ण होते हैं। और उसके बाद बचता है अपना एकमात्र छोटा सा पार्ट, और वो कौन सा है, प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन पढ़ते हैं अंतिम भेद, जो बहुत ही रुचिकर है, छोटा सा पार्ट है, हालांकि भेद तो ज्यादा है इनमें से। अब कर्म के आधार पर अपनों ने 2 ही भेद पढ़े, परंतु कितनी विस्तृत चर्चा की। उसके बाद काल के आधार पर भी 3 ही भेद थे, परंतु उनमें भी अपने को काफी टाइम लगा। परंतु ये जो रचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया है, ये जो टॉपिक है, हालांकि भेद उसमें ज्यादा है, 5 मुख्य भेद है और 3 अन्य भेद भी स्वीकृत हैं, जिनमें से तो कुल तो 8 भेद माने जाते हैं, परंतु है बहुत ही संक्षिप्त रूप में और बहुत ही सरल तरीके के। तो सबसे पहले यहां पर अपन पढ़ रहे हैं क्रिया का तीसरा आधार, यानी प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के
क्रिया के भेद। यहां पर भी अपन एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 8 हैं। अपन यहाँ पर 8 पढ़ेंगे, हालांकि मुख्य भेद है वो 5 ही माने जाते हैं। और सामान्यतः जो वाक्य पूछे जाते हैं वो या तो पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित पूछे जाते हैं या प्रेरणार्थक से। वर्तमान में ये दोनों ही। और यूं होता है कि अब तो क्रिया है वो पूरा का पूरा दे भी दिया गया सिलेबस में। अन्यथा यूं होता है कि प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं उनमें से पाठ दिया जाता है कि आपको पूर्वकालिक व प्रेरणार्थक क्रिया पढ़नी है, इसके अलावा नहीं पढ़नी। तो यहाँ पर 8 भेदों के नाम की चर्चा अपन कर चुके हैं। तो अपन यहाँ पर सीधी क्रिया पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली क्रिया कौन सी है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया कहाँ होगी? सीधी सी बात है कि जहां पर एक क्रिया वाक्य को पूर्ण बना दे वहां सामान्य क्रिया मानी जाती है, ठीक है। तो जहां पर एक ही क्रिया आए और वाक्य पूर्ण भाव दे तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य क्रिया मानी जाएगी। अब अपने को यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं देखनी कि उस क्रिया के घटित होने का काल कौन सा है, उसमें कर्म आया है कि नहीं आया, अपने को किसी भी चीज की चिंता नहीं है। अब यहाँ पर अपने को देखना है कि एक क्रिया आ रही है और वाक्य पूरा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य है आपके सामने, सिलोचना फल लाई। अब यहां पर सिलोचना संज्ञा है, फल संज्ञा है, लाई लाना एक क्रिया है। तो यहां पर लाना एकमात्र क्रिया होने के कारण ये वाक्य किस में जाएगा? सामान्य क्रिया में जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वाक्य और है कि श्रवण को बुखार है। अब यहां पर देखिए, श्रवण बुखार संज्ञा तो नहीं है, क्रिया तो नहीं है। यहां पर देखिए है का मतलब होना क्रिया। तो यहां पर भी क्रिया एक है और वो भी कौन सी है? होना। तो इसलिए ये क्रिया भी किस में जाएगी? सामान्य क्रिया में जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर एक दो वाक्य अपन और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक वाक्य है, सुनीता तेल लेने गई। अब देखिए ये वाक्य, सुनीता तेल, ये दोनों तो क्रिया नहीं है। लाना और जाना ये दोनों क्रिया है, तो ये सामान्य में नहीं जाएगी। यही समझाना चाह रही थी मैं। मात्र एक क्रिया वाक्य को पूरा करेगी तो वहीं पर सामान्य क्रिया मानी जाएगी। अब अपने को क्या करना है? अपने को ये करना है कि सुनीता तेल लाई। अब ये सामान्य क्रिया का है क्योंकि यहां पर लाना एकमात्र क्रिया है। अब तो समझ में आ गया होगा, अब क्लियर हो गया होगा। एक और देख लेते हैं। नरेश बाजार गया। अब यहां पर नरेश और बाजार क्रिया नहीं है, सिर्फ क्रिया एक आई है, जाना। तो इसलिए यहां पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य क्रिया मानी जाएगी। तो इस प्रकार से जहां पर एक क्रिया आए और एक ही क्रिया वाक्य को पूरा बना दे तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य क्रिया मानी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले भेद की तरफ। मैंने बताया था कि बहुत आसान है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वाक्य में देखना है क्रियाएं कितनी है। और यदि फिर भी समझ में नहीं आए कि क्रिया कौन सी है तो जो भी क्रिया हो, अब ये है तो होना, अंत में ना शब्दांश आ रहा है, लाई में ना लगाकर देख लेना, लाना में ना, यानी अंत में ना शब्दांश प्रयोग हो सके तो वहां पर क्रिया कौन सी मानी जाएगी? वहां पर वह शब्द क्रिया शब्द माना जाएगा। और वहां पर आप पता कर पाएंगे कि एक क्रिया है या दो क्रिया। यदि एक क्रिया है तो वहां पर कौन सी क्रिया मान ली जाएगी? सामान्य क्रिया मान ली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक भेद अपना पूरा भी हो चुका। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे भेद की। तो दूसरा भेद कौन सा है?
दूसरा भेद बताइए, आप ही बताइए कमेंट करके, दूसरा भेद क्रिया का कौन सा है? आप भूल गए या अभी तक आपको क्रिया के भेद याद है? आठों के आठों लिखवाए थे आपको पहली क्लास में। तो दूसरा भेद अपनों ने देखा था संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है संयुक्त। अब संयुक्त का मतलब तो जोड़ या मेल होता है, तो जाहिर सी बात है अकेली क्रिया का, अकेले व्यक्ति का तो न कोई जोड़ होता है न कोई मेल होता है। तो इसलिए संयुक्त का मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। तो यदि कहीं पर एक से अधिक क्रिया आ रही हो या क्रिया शब्द आ रहे हो तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। क्लियर? यानी ये है वो लगभग सभी वाक्यों में आप देख सकते हैं दोनों की दोनों क्रिया। और सामान्यतः है वो विकल्प में भी अपवादित चीजें नहीं पूछी जाती, क्योंकि या तो किसी वाक्य में एक क्रिया होगी या किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया होगी। तो लगभग सभी प्रकार के वाक्यों में या तो एक क्रिया होगी या एक से अधिक क्रिया होगी। इसी प्रकार के सारे वाक्य होते हैं। तो ये दोनों की दोनों क्रियाएं लगभग सभी प्रकार के वाक्यों में रहती है। बाकी की जो क्रियाएं हैं या बाकी के जो अपन भेद पढ़ेंगे उनमें पहचान बन जाएगी, उनमें अलग अलग चीजें हो जाएगी और वो ही चीजें अलग रहती है, इनको सामान्यतः नहीं लिया जाता। ठीक है, आप देख लीजिए इन वाक्यों को। आपके सामने एक वाक्य है, रविंद्र खेत गया। अब रविंद्र खेत गया, रविंद्र और खेत दोनों में क्रिया नहीं है, जाना में क्रिया है, तो इसलिए ये वाक्य किसका है? ये वाक्य है सामान्य क्रिया का। अब यहां पर इसी वाक्य को यूं लिख दें, रविंद्र खेत जा रहा है। अब देखिए रविंद्र और खेत तो क्रिया नहीं है, पर जाना, रहना, होना एक से अधिक क्रिया आ गई। तो जहां पर एक से अधिक क्रिया हुई वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से एक वाक्य और देखें, एक वाक्य और आपके सामने है कि सीता कल ससुराल जा सकती है। अब यहां पर देखिए, सीता कल ससुराल जाना, सकना और होना एक से अधिक क्रियाएं होगी, तो यहां पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से यदि और वाक्य देखें अपन, तो और वाक्य में अपन यूं लिख सकते हैं कि सामान्यतः महबूब कार्ड छाप रहा था। अब यहां पर भी देखें तो वैसे छापना भी क्रिया होती है, रहना और होना, था, थे, थी, है, इनमें भी कौन सी क्रिया मानी जाती है? होना क्रिया मानी जाती है। तो यदि यूं देखें तो रहना और होना ये भी दो क्रिया होगी, और यदि इधर देखें तो छापना भी एक क्रिया होती है, तो वो छाप रहा था यानी वो काम कर रहा था। तो इसलिए यहां पर कौन सा वाक्य मान लिया जाएगा? यहां पर भी संयुक्त क्रिया का वाक्य मान लिया जाएगा। उसी प्रकार से यदि और वाक्य देखें तो राजेश ने कल दूध नहीं पिया। बताइए किस प्रकार का वाक्य है? राजेश ने कल दूध नहीं, कोई भी क्रिया नहीं है, राजेश भी क्रिया नहीं है, ने भी क्रिया नहीं है, कल भी नहीं है, दूध भी नहीं है, नहीं भी नहीं है, पिया मात्र एक पीना क्रिया है। तो इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी?
संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। यदि यहाँ पर इस प्रकार से पूछ लिया जाए, इस प्रकार से कह दिया जाए कि राजेश कल दूध पी नहीं सका, या कल दूध नहीं पी सका, इस प्रकार से आ जाए, नहीं पी सका, तो पीना और सकना यहां पर दो क्रियाएं हो जाएगी, और यहां पर जैसे ही दो क्रियाएं हुई वहां पर वाक्य कौन सा जाएगा, संयुक्त क्रिया में चला जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहां पर आपका दूसरा भेद यानी संयुक्त क्रिया भी कंप्लीट होती है, संयुक्त क्रिया भी पूरी होती है। तो यहाँ पर रविंद्र खेत गया, ये तो सामान्य क्रिया का वाक्य माना जाएगा, ठीक है, और ये सामान्य क्रिया का वाक्य माना जाएगा। तो आप इसको तो आप नहीं नोट करेंगे, इसमें ये सामान्य का है, ये समझाने के लिए बताया गया था। उसके बाद रविंद्र खेत जा रहा है, जाना रहना होना, ससुराल जा सकती है, महबूब कार्ड छाप रहा था, राजेश ने कल दूध, राजेश ने हटाना पड़ेगा फिर अपने को, यहाँ पे राजेश कल दूध नहीं पी सका, तो यहाँ पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी, संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर अपनों ने संयुक्त क्रिया से संबंधित भी सारी चीजें पढ़ ली है। और इसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ, तीसरे भेद की तरफ। तीसरा भेद क्या कहता है, तीसरा भेद कौन सा है, कमेंट करके बताइए कि प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया का तीसरा भेद इस क्लास में अपनों ने कौन सा लिखा था। और आपको ये बता देती हूँ कि ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी प्रकार से क्रम से चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद ये आएगी, इसके बाद ये आएगी, क्रम कुछ भी नहीं है, आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। परंतु इस क्लास में आपको तीसरा भेद कौन सा लिखवाया गया था, तो यहां पर अपन बात करते हैं। इस क्लास में आपको तीसरा भेद पूर्वकालिक क्रिया के नाम से लिखवाया गया था। पूर्वकालिक क्रिया ये क्या होती है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व काल, यानी पूर्व का मतलब तो होता है पहले, और काल का मतलब समय, यानी पहले समय में एक क्रिया घटित हो जाए, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यूं हो सकती है कि जिस वाक्य में एक क्रिया पहले घटित होगी, परंतु उसके पूर्ण होने के बाद ही दूसरी क्रिया घटित हो तो यहां पर लिख देती हूं, पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। देखिए अभी अपन संयुक्त क्रिया पढ़कर आए हैं, संयुक्त क्रिया में एक से अधिक क्रिया, इसमें भी एक से अधिक क्रिया, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग कैसे होगी, अलग अलग ये होगी कि इसमें जो दो क्रियाएं होगी उनमें एक पहले घटित होगी, एक बाद में घटित होगी, और दूसरी है वो पहले की पूरी होने के बाद। यहां पर अपनों ने देखा कि जिस वाक्य में एक क्रिया पहले घटित होगी और उसके, परंतु नहीं करके अपन और कर सकते हैं, और उसके पूर्ण होने के बाद ही दूसरी क्रिया घटित होगी, तो वहां पर पहली क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्वकालिक क्रिया मतलब पहले घटित होने वाली क्रिया।
तो इस प्रकार से पूर्वकालिक क्रिया कहाँ मानी जाएगी? जो पहले घटित हो चुकी क्रिया है वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। संयुक्त कालिक क्रिया में अपनों ने वाक्य पढ़ा, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद उसको उदाहरण से समझते हैं। तो जिस वाक्य में एक क्रिया पहले घटित होगी और उसके पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया घटित होगी, और पहली जो क्रिया पूरी हो चुकी उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। अब ऐसे नहीं है कि एक ही क्रिया वाले में भी पूर्वकालिक क्रिया मान ली जाए, क्रिया एक से अधिक आनी चाहिए, और उनमें जो सबसे पहले वाली क्रिया होगी ना, वो पूरी होने के बाद यदि बाद वाली क्रियाएं होगी तो फिर वहां पर पहली क्रिया को कौन सा मान लिया जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया मान लिया जाएगा। देखें, हमने अभी संयुक्त क्रिया में एक वाक्य देखा कि राजेश कल दूध नहीं पी सका, ये अपनों ने वाक्य देखा। अब यहां पर एक से अधिक क्रिया कौन सी है? पीना और सकना। आप मुझे बताइए कि इस पीना और सकना में दो अलग अलग काम हो रहे हैं क्या? और पहली क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी हो रही है क्या? नहीं हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहां पर तो कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संयुक्त क्रिया मानी जाएगी, जो अपन अभी पढ़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वाक्य को इस प्रकार से लिख दिया जाए कि राजेश कल दूध पीकर सो गया। अब देखिए, यहां पर पहले उसने दूध पिया, बाद में सोया। एक से अधिक क्रिया है, परंतु पहले एक क्रिया पूरी हुई, दूध खत्म किया उसने, ये क्रिया पूरी हुई, उसके बाद वह सोया। तो यहां पर ये जो क्रिया है, यानी पहले जो पूर्ण होने वाली क्रिया है, ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब यहां पर यदि इनको रेखांकित करके पूछ ले कि सो गया, अब सीधा का सीधा वाक्य आ जाए कि राजेश सो गया, तो सोना और जाना क्रियाएं तो दो है, परंतु दोनों एक साथ हो रही है, तो इसलिए वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। यदि पहली क्रिया पूरी हो, मतलब यूं कह दे कि वह सोकर उठा, तो वह पहले तो सोया हुआ था और पूरा सो लिया, यानी वो क्रिया पूरी होगी, फिर वो उठा, तो इसलिए सोकर में कौन सी क्रिया मान ली जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया मान ली जाएगी। तो इस प्रकार से यदि कहीं पर पहली क्रिया पूरी हो जाती है और उसके बाद दूसरी क्रिया घटित होती है, तो वहां पर पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया मान ली जाएगी, और यदि दूसरी क्रिया के साथ भी दो क्रियाएं आ जाए तो वहां पर एक ही वाक्य में संयुक्त व पूर्वकालिक दोनों क्रियाएं हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें इसको रेखांकित करके पूछेंगे तब तो आपको पूर्वकालिक क्रिया करना होगा, और इनको रेखांकित करके पूछ लेंगे तो आपको संयुक्त क्रिया करना होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इन वाक्यों का, उसके बाद अपन देखेंगे आगे। तो यहाँ पर राजेश कल दूध नहीं पी सका, तो ये संयुक्त क्रिया का वाक्य है, ये ध्यान रखेंगे आप। और यदि यूं कहते कि राजेश सो गया, तो भी यहाँ पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। हाँ, राजेश दूध पीकर सो गया, तो पहले उसने पिया, तो ये पहले क्रिया पूरी हुई, इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया मानी गई। पूर्वकालिक क्रिया को अपन और अच्छे से समझेंगे, कुछ उदाहरण और देखेंगे, परंतु आज की क्लास में नहीं, ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।